हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लाइव लेक्चर में हम लोगों ने उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था जिनका इफेक्ट रिएक्शन के रेट पर पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों ने उस लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाया था और डिमांड थी कि एक बार सर फिर से वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देना। तो आज हम सबसे पहले इसी को देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेन फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब जो ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में डिफरेंट एनर्जीज की जरूरत होती है। और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी डिफरेंट होती है। बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2 इक्वल टू NO2। इसी तरह की एक रिएक्शन है 2CO प्लस O2 इक्वल टू CO2। इन दोनों रिएक्शन को देखिए, देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। दोनों गैस इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसका 1,2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2,1,2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन is not same. Why? Because different amount of energy is required to break the bond and different amounts of energy are released during the formation of bond. So the rate of reactions are different. तो सबसे पहला मेन फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पिछले फर्स्ट ईयर क्लास में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया गया था, गुलबर्ग और वॉगे ने दिया था रूल ये, और उन्होंने क्या बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई, reaction will be fast और rate of reaction will be high। तो दूसरा मेन फैक्टर हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तीसरा फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। जनरली देखा यह गया है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उनके कोलिजन्स बढ़ते हैं और कोलिजन्स जितने ज्यादा होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स उतने ज्यादा होंगे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कोलिजन क्या होता है, आपस में मॉलिक्यूल टकराते हैं या एटम्स टकराते हैं और जो टकराने के बाद जो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, दे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature। ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज कर दें तो रेट जो है वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज पर रेट जो है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ क्या बात समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का रेट बढ़ता है, हालांकि सबका नहीं बढ़ता है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट क्या करता है इसको समझ लीजिए। कोई भी रिएक्टेंट, इसको हम यहां पर ग्राफ से समझा रहे हैं।
ये आपका रिएक्टेंट है, इस पर हमने एनर्जी ले ली, इस पर रिएक्शन की प्रोग्रेस ले ली। तो कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उसको एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। यहां एक कॉम्प्लेक्स बनता, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये यहां रिएक्टेंट को इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो एनर्जी जरूरत पड़ती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी थी और ये इसको गेन करनी है प्रोडक्ट में बदलने के लिए। ये डेल्टा ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में रिएक्शन प्रोफाइल है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है, ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। So here you see that in presence of catalyst the path of reaction changed, means catalyst provides the low energy path, so the reaction proceed fastly. क्यों लो रिएक्शन पाथ प्रोवाइड कराता है, इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म जब आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग जो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं उसमें हमारा जो रोल है वो कैटलिस्ट का रोल है। आप जो पढ़ाई करते हैं बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपके बुक के साथ इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को कम टाइम में, मतलब कम एनर्जी लगा के, आप कम मेहनत करके हमारे साथ जल्दी से कर लेते हैं। बस इतना सा फर्क आ जाता है। वही रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम है कि जो कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ रही थी तो वो कम जरूरत पड़ने लगती है। तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज आपको यहां और बता दें कि हम जनरली नोट्स देखते हैं बच्चों के, कि हम जो जिस तरह से इस पर नोट कर देते हैं बस उतना ही नोट कर देते हैं। दिस इज नॉट सफिशिएंट। यू शुड टेक द हेल्प ऑफ बुक, टेक्स्ट बुक, और जहां पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं वहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन या फिर हम जो बोल रहे हैं उसको डिटेल में आप लिखिए। तो आप जैसे ये है कैटलिस्ट, तो इसमें लिख लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। थोड़ा सा इस तरह से हमारा ये समझाने का जो मेथड है उसी को आप बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। थोड़े से नोट्स को इंप्रूव करना सीखिए। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस बिकॉज catalyst changes the alternate path for the reaction having low activation energy। पांचवा जो है आपका वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, देखिए अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने पर रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे और रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जलाएं या उसकी छीलन को जलाएं, तो छीलन ज्यादा तेज जलती है क्योंकि उसके जलने के लिए ज्यादा ऑक्सीडेशन के लिए या जलने के लिए ज्यादा सरफेस अवेलेबल होते हैं। उसी तरह से अगर हम रिएक्टेंट को एक टुकड़े के बजाय छोटे छोटे उसके फॉर्म में लें, छोटे छोटे दाने कर लें उसके, तो रेट रिएक्शन का जो है वो फास्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सनलाइट में होती हैं क्योंकि उनके बॉन्ड ब्रेक की जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सच टाइप रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन का जो रेट है वो डार्क में कम होता है और सनलाइट में फास्ट होता है। इस तरह की एक रिएक्शन हम आपकी लिख रहे हैं।
H2Cl2 के कॉम्बिनेशन से HCl का बनना। अगर ये डार्क में रिएक्शन कराई जाएगी तो बहुत धीमे होगी और लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो इस तरह की रिएक्शन बोली जाती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है गैसेस, जिनमें रिएक्टेंट गैसेस होते हैं उनका प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो दीज वाज द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो इनको जल्दी से नोट करिए, आगे फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम आगे ये देखना चाहते हैं कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो अगला हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन concentration of reactants। किस तरह से रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक इस ग्राफ को देखिए, इसमें हमने कंसंट्रेशन ली है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, और इस पर हमने ले लिया है टाइम। सपोज करिए टाइम किसमें ले लिया है, मिनट में। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से गिरती है और प्रोडक्ट की इस तरह से बढ़ती है। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। तो आप क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती है, फिर तरह से कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी को समझाने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज रेट लॉ, या व्हाट इज रेट लॉ एंड व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखिए, किसी भी रिएक्शन पर कंसंट्रेशन चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको सबसे पहले किसने समझाया था, ये गुलबर्ग और वॉगिन है। और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आपको शायद याद होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ वन रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेटिंग, and if more than one reactant is participating, then rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant। ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लासेस में। तो वही हम बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हमने नाम क्या दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन for reaction AA plus BB equal product। यहां A और B रिएक्टेंट है, स्मॉल a और स्मॉल b स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसके लिए एक हमने जनरल रिएक्शन मान ली थी, AA plus BB equal प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए। एक्टिव मास इज मोलर कंसंट्रेशन, और इसका एक्टिव मास होगा ए पे पावर ए एंड बी पे पावर बी। और इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल के ए पे पावर ए बी पे पावर बी। दिस इज इक्वेशन 1। This equation 1 shows that rate of reaction depends upon the stoichiometric coefficients, means total number of reactants and products molecules which are T। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि किसी रिएक्शन का जो रेट है
वो जितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल लिए गए हैं उन सभी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन का रेट जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उन सभी पर डिपेंड कर रहा हो। उन सब पर डिपेंड कर भी सकता है, उनमें से कुछ पर डिपेंड कर सकता है। जैसे हम क्लास ले रहे हैं और क्लास लेते समय बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे हमें आगे चलने का जो हमारा आगे सिलेबस बढ़ाने का रेट होना चाहिए वो उस पर डिपेंड करना चाहिए कि सारे बच्चों ने उसको अच्छे से अचीव कर लिया है। लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है कि बहुत से बच्चे हैं ये मान के बैठे हैं कि हमें नहीं पढ़ना है, तो उनकी वजह से और बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको समझ जाते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा आगे बढ़ने का, क्लास में आगे बढ़ने का जो रेट है वो सारे बच्चों के हमारे साथ चलने पर डिपेंड कर रहा हो। आइडियली करना चाहिए, बट वो नहीं होता है। तो जनरल हमारा उसमें आगे बढ़ने का वो रहता है कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्वायर कर लें, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस भी नहीं रहता है। इसी तरह से किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर रेट डिपेंड करे ये जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ पर कर सकता है या सभी पर। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन मे or may not depend on all the concentration of term of the reactants. तो इसको आप लिख लें, but experimentally it is found that rate of reaction may or may not depend upon all the concentration of all reactants। तो ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि रेट रिएक्शन का जो है सभी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं। सपोज करिए, सपोज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, हम ऊपर वाली जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी है इसमें ये मानते हैं कि ए के जो कंसंट्रेशन टर्म ए था, बी का कंसंट्रेशन टर्म बी था, ए के ए मॉलिक्यूल लिए गए थे, बी के बी लिए गए थे, इन सब पर डिपेंड न करके अल्फा और बीटा पर डिपेंड कर रहा है। ए में से अल्फा मॉलिक्यूल पे और बी में से बीटा मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ये अल्फा और बीटा ए बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। तो सपोज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा concentration term of A and beta concentration term of B। सपोज करिए A में से अल्फा और B में से बीटा मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। ऐसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं 10 we have rate of reaction is proportional to concentration term A पे power alpha, concentration B पे power beta, और rate of reaction will be equal to K A पे power alpha, B पे power beta। This is equation second। यही इक्वेशन कहलाती है रेट ऑफ एक्सप्रेशन। दिस इक्वेशन सेकंड
This equation second is known as rate law expression. तो इस इक्वेशन सेकंड को हम क्या कहते हैं, यहां रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। यहां पर के क्या है, वेयर के रेट कांस्टेंट है, और ये क्या है, ए एंड बी आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बात तो आप समझ गए होंगे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो ये कंसीडर कर रहा था कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनकी पावर लगाई जाएगी, उन सभी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उन सभी पर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी। जैसे हम एक एग्जांपल अभी अभी आपको बताया था उसके बारे में बता दें। एक रिएक्शन है H2 + Cl2 इक्वल टू HCl। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो रेट इक्वल क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ Cl2। H2 के एक्टिव मास H2 के एक्टिव मास पर पावर 1 आएगी क्योंकि इसका H2 पे पावर 1 और Cl2 पे पावर 1। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है इस रिएक्शन में कि H2 की जीरो कंसंट्रेशन और Cl2 की जीरो कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। मतलब ये हुआ कि आप H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो भी रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ रहा है, Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो भी नहीं बढ़ रहा है, घट जाए तो घट नहीं रहा है। इट मींस दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज reactants or does not depends upon the concentration of hydrogen or chlorine। तो इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर पावर 1 लगा दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन एक्चुअली इसकी जीरो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है रेट, तो जिन पर डिपेंड करता है उतनी ही पावर लगाई जाए तो इस एक्सप्रेशन को कहा गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ गए होंगे। तो द रेट लॉ, व्हाट इज रेट लॉ? तो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन which express the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants with each concentration term raised some power which may or may not equal to the stoichiometric coefficient of that reaction in balanced chemical equation. This is the definition of rate law. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि रेट लॉ वो एक्सप्रेशन है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म पर कुछ पावर लगाई जाती है और वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी। कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। आप चाहें तो नोट कर लें। इसके आगे क्या लिखेंगे? रेट लॉ की अब डेफिनेशन लिखेंगे। Thus, the rate law is the expression which expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants with each concentration term raised some power which may or may not equal to the stoichiometric coefficient of that reaction in balanced chemical equation। इस तरह से हमने रेट लॉ
एक्सप्रेशन को डिफाइन कर देते हैं। अब बात आती है व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट देखिए इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल किसके आया था, के ए पे पावर अल्फा बी पे पावर बीटा। सपोज करिए रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन बी भी 1 मोल पर लीटर है, मतलब यूनिटी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके रेट के बराबर होता है जब किसी भी हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी ले ली जाए, यूनिटी ले ली जाए, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कई बार पूछा गया व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो आप क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर देखिए किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हाई है तो क्या होगा, उस रिएक्शन का रेट भी हाई होगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर वैल्यू के की वैल्यू ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ के, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ के, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डेफिनेट होती है, डेफिनेट टेम्परेचर। मतलब हर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर डेफिनेट होता है। तो इसको भी लिख लीजिए, ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। थर्ड, किसी भी रिएक्शन का रेट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से आज आपने ये देखा कि किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन टर्म पर किस तरह से डिपेंड करता है और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसी के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बेस पे ही ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसको आप तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। थैंक यू।